दोस्तों, बीपीएससी की वेबसाइट पे आप आएँगे और देखेंगे एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट समझिए अब न तब आने वाला है। यहाँ देखेंगे रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट बट्टा 2023। ये जो आप लोग का एप्लीकेशन है, हाँ, एडवर्टाइज़मेंट नंबर आप जान रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। और रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद क्या प्रक्रियाएँ हो सकती है, किस तरह से आप डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करेंगे, तमाम तरह की बातचीत है। एनओएस का क्या होगा, कैसे टैब ब्रेकिंग होगा, जो पीआरटी वालों को तो पता चल गया है, लेकिन उससे जो ऊपर के बच्चे हैं 6 टू 8 टीजीटी और पीजीटी के बच्चों का टैब ब्रेकिंग कैसे होगा, हाँ, एज का क्या रोल होगा, अल्फ़ाबेट का कितना रोल होगा, ठीक है? ये सारी बातें बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि 3 पेज का नोटिफ़िकेशन बीपीएससी ने जारी किया है, तो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके काम क्या है, तो जो है मैं उस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ आपके लिए, और सीधा जो है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन एक-एक पॉइंट, क्योंकि जो है रिजल्ट आने के बाद जो है बहुत सारी सावधानी आपको बरतनी होगी, और वो सारी सावधानियों को अभी हम समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे संपर्क में रहें और आपका कहीं से भी दिक्कत हो जाए, ठीक है? तो ये सारी बातों को समझने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं उस नोटिफ़िकेशन की तरफ। ओके, तो ये नोटिफ़िकेशन को मैं डाउनलोड कर रखा हूँ और आपको थोड़ा एडजस्ट कर दिया कि आप आराम से कहीं भी कटे-फटे नहीं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक पॉइंट समझेंगे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, देखो, पहला जो पॉइंट ये है कि पहले तो इसके ऑथेंटिसिटी जान लेते हैं कि 27/2023 ये तो आपका है। कह रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग द्वारा, मतलब यहाँ शिक्षा विभाग ही है, हाँ, द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, क्योंकि आपका जो है किसी किसी ने बीए किया है और जो ये शैक्षणिक हो गया, लेकिन बीएड जो है आपका प्रशैक्षणिक हो गया, ठीक है? ये दो बातचीत है। अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति के साथ की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द हो जाएगी। मतलब यदि आपके पास जो है बीए और बीएड के, या फिर आप बीएससी किए हुए हैं, या जो भी आप कोर्स किए हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड है, चाहे आप बीटीसी या फिर जूनियर के हैं, डीएलएड जो किए हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि कभी भी मांगा जा सकता है। अब देखिए, हाँ, क्योंकि आपका रिजल्ट पब्लिश होगा तो काउंसलिंग के समय ये सारी चीज़ माँगी जाएगी, और भी ओरिजिनल, ठीक है? इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात, जो भी आप कागजात अपलोड किए हैं, या दस्तावेज को डाउनलोड करके सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार, जो भी आप लोग के जो है काउंसलिंग करेंगे लोग, हाँ, उनके सामने प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे, मतलब वही दिखाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व में वाटरमार्क से भिन्न होगा। मतलब जो है आप जो है वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, हाँ, जितना डॉक्यूमेंट आप वेबसाइट पे अपलोड किए वो सारा से आप जो है आपको डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से ही, ये सारा चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा आपके पोर्टल पे। आप उतना दिमाग, मतलब जो है उतना परेशान ना होइए, पहले रिजल्ट आने दीजिए, हाँ, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएँ धीरे-धीरे, और आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताते हैं। जब ऑफलाइन में होते हैं तो बच्चे सामने से होते हैं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो आप लोग जो है कमेंट में बताएँगे, तो आपकी प्रतिक्रिया मैं समझ पाऊँगा। ओके, यहाँ तक बातचीत आपको समझ आ गई। क्योंकि मैं देखिए आपका रिजल्ट ज़रा-सा भी गड़बड़ ना हो, इसीलिए जो है मैं चाह रहा हूँ कि एक-एक लाइन आपको समझाऊँ। हाँ, अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत होंगे। मतलब आपने आयोग मतलब बीपीएससी बीपीएससी की वेबसाइट पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उस सारे को फिर से डाउनलोड कर लेना है। उस पे जो है एक वाटरमार्क होगा। ठीक है? वाटरमार्क आप समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के जस्ट पीछे कुछ न कुछ थोड़ा धुंधला-धुंधला दिखने लगता है, वो होता है वाटरमार्क। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य या स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब आप जो है आप इधर-उधर से डॉक्यूमेंट ले जाते हैं जो आयोग की वेबसाइट पर नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा, ये बात आप मान के चलिए। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर। मान लीजिए कोई किसी स्थिति में जो है आप लोग को नया प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ओके? तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? उस स्थिति में जो है जो प्रशासनिक विभाग है अर्थात शिक्षा विभाग या जो भी विभाग है, ठीक है?
वो यदि बीपीएससी को कहता है कि हाँ मेरे साथ मेरे इस बच्चे के साथ ये समस्या है, और तो आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आप लोग सावधानी बरतेंगे। एक बात हो गई जो जनरल लोगों के लिए, सारे जनरल लोगों के थे। यहाँ जो है जो अभ्यर्थी जो है दिव्यांग हैं, हाँ, उनको उनका जो है एक तरह से आईजीएमएस और एम्स में चेकअप होगा, ठीक है। ये बात आप मान के चलिए। बाकी इसमें जो है उतना नहीं है। इधर से आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, हाँ, आहारतांक और कट ऑफ, ठीक है। एक तो आप लोग आहारतांक का मतलब समझ गए थे कि जो है एक लैंग्वेज का क्वालिफाइंग था, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, इधर जो है आपको जो है इधर मेन सब्जेक्ट जो 120 अंक का जो आप एग्जाम दिए हैं ना, उसमें मतलब 120 क्वेश्चन कह लिए, जो भी करना हम, हाँ, उसका भी आप में क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो ही आपका रिजल्ट होगा। और इसमें जो है आपको, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% लाना पड़ेगा, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 36.5 लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34 लाना होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, हाँ, तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% लाना होगा, ठीक है। कम से कम तो इतना चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए 40% का क्या मतलब हुआ, 120 में आप 40% लाएंगे तो तकरीबन जो है आपको, तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट 48 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। यदि आप जनरल से फाइट करना चाहते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों न हो, आपको 48 क्वेश्चन लाना ही लाना होगा, ठीक है। वरना जो है अब डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। एक बात तो ये समझ आ गया आपको। बाकी सारे जो है ओबीसी और एससी जो भी बच्चे हैं सब अपना अपना देख सकते हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसे थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि इस पे जो है आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कितना कितना अंक लाना होगा। इस सारी बातचीत मैं करूंगा। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक से कम है, उन्हें मेगा सूची में शामिल लेके आ जाएगा। ये बात मैं आपको जो है बता चुका हूँ। हाँ, ध्यातव्य है कि आरक्षण के अनुसार मेगा क्रम में ये आप देखे होंगे, जो अभी कटअप आया था उसमें नॉट अवेलेबल बहुत जगह लिखा हुआ था, उसको समझाने का यहाँ कोशिश किया गया है बीपीएससी के द्वारा। इसमें यही कहा गया है ना, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 100 कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट और बीपीएससी को जो है 50 कैंडिडेट मान लीजिए चाहिए, ठीक है। और सारे कैंडिडेट जो है, हाँ, 50 सीट मान लीजिए जनरल में जाएगा, या 50 सीट है तो 25 सीट जनरल में जाएगा, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। और 25 सीट में ऐसा हुआ कि अधिकतर बच्चे 48 तो ला लिए हैं, 48 ला लिए हैं, और सिर्फ वो 25 बच्चे ही हैं जो 48 ला पाए हैं, ठीक है, बाकी बच्चे ला ही नहीं पाए, तो सारे के सारे जो है वो तो जनरल में चले जाएंगे, ओके। और बाकी जो सीट है जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए बच्चे, या फिर जनरल में इतना सीट था कि वो जो है उसका कट ऑफ सारे लोग पार कर गए, ठीक है, उसका कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ सारे लोग पार कर गए, तो जितने अभ्यर्थी थे सारे लोग जनरल में आ गए, तो बाकी तो खाली का खाली रह गया, ठीक है। इस वजह से आप देखे होंगे कि बाकी जगह नॉट अवेलेबल दिख रहा था। हाँ, कई बार या तो बच्चे ही नहीं थे, या कई बार वो सारे के सारे बच्चे जनरल में चले गए थे। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ओके। उसके बाद जो है ये उतना काम की चीज़ नहीं है, फिर भी मैं जो है एक बार, क्योंकि मैं जो है आपसे वादा किया हूँ कि हर एक बात जो है अच्छे से बताऊँगा। हाँ, तो ये इसको भी देख लेते हैं आप लोग, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल एग्ज़ाम देके उस मूड में है कि रिजल्ट का इंतज़ार करें, तो रिजल्ट से संबंधित सारी चीज़ें जान लेना आपका कर्तव्य है। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा, और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि के न्यूनतम आहर्तांक भी हो सकता है। हाँ, मतलब जो है आप जैसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, हाँ, तो रिजर्व कैटेगरी में कई बार ये भी हो सकता है कि जो मान लो मिनिमम आपको जो लाना है, मान लीजिए जो है आप एससी कैंडिडेट की बातचीत करें, जैसे यहाँ जो देखे होंगे, हाँ, एससी कैंडिडेट अनुसूचित जाति या जनजाति में 32% लाना है, ठीक है, तो तकरीबन जो है आप समझ लीजिए 36-2-38 के आसपास आपको नंबर लाना होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर है, आप इसीलिए तो आप देखे होंगे कि जो है बहुत लोगों का कट ऑफ 39 गया है, हाँ, तो वो 39 यही 39 है, ठीक है, बिल्कुल यही 39 है, हाँ, इसलिए आप देखे होंगे ज़्यादातर, तो वही कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, हाँ, तो यही चीज़ है, कि जो है उस स्थिति में भी लोगों को लिया जाएगा, ठीक है, मिनिमम आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आपको लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर, अर्थात 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों को तो मतलब 120 पे जो है मेगा सूची बनने वाला है। लेकिन अभी देखिए, उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय मुख्य खंड, मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट था 80 क्वेश्चन जो था, वो फर्स्ट टाई ब्रेकर का काम करेगा। मान लीजिए दो लोग हैं,
ठीक है। और 2 लोगों का यहाँ भी इसका भी 60 आया, इसका भी 60 आया, ठीक है। तो इसमें जीएस प्लस मेन आपका है, जीएस प्लस मेन दोनों है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में किसको मतलब किसको मेगा सूची में रखा जाए और किसको ना रखा जाए, तो ये देखा जाएगा कि आप 80 में से कितना लाए हैं। मान लीजिए ये 80 में से 40 लाए हैं और ये 80 में से 45 लाए हैं, तो इनका नाम मेगा सूची में होगा, इनका नहीं होगा, ठीक है। यदि टाई ब्रेकिंग की स्थिति आती है तो ओके, ये बात समझ गए। उसके बाद देखो, परंतु 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए टाई ब्रेकर 1 नहीं रहेगा, मतलब चूंकि उनमें भाग 3 था ही नहीं, ठीक है। 1 to 5 में तो टाई ब्रेकर फर्स्ट की बातचीत होगी ही नहीं, ठीक है। टाई ब्रेकर 1 के बाद समान अंक होने की स्थिति में मान लीजिए टाई ब्रेकर भी में भी सेम हो जाता है, मान लीजिए दोनों का जो 60 में 40 भी इनका भी आया था और इनका भी, अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हाँ जो है द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग केवल 1 से ये जो है 1 to 5 के लिए होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या होगा, देखिए बाकी लोगों के लिए ये अभी अब मैं बताऊंगा, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों तो भाषा भाग एवं गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं होने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवलिंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक बाकी जो भी लिखा हुआ है हाँ नियमावली 2 के कंडिका 7 के उप कंडिका 5 के तहत न्यूनतम हर्तांक नियत करने के विशेषाधिकार या विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका, अब देखिए वो जो हटाया है ना, हाँ वो जो हटाया उसको डिफेंड किया है, ठीक है, बीपीएससी ने। लेकिन जो है टाई ब्रेकर जो है अब क्या होगा, यदि जो है फर्स्ट टाई ब्रेकर तो आपने देख लिया, दूसरा टाई ब्रेकर या तीसरा और चौथा टाई ब्रेकर क्या फॉर्म करेगा, उम्र, आपकी उम्र, अभ्यर्थी की उम्र। हालांकि मैं कभी भी ये मुझे नहीं लगता है कि उम्र को आप देना चाहिए, आप जब इतना अच्छे से एग्जाम ले रहे हैं तो अभ्यर्थियों की उम्र को टाई ब्रेकर नहीं बनाना चाहिए, न कि देवनागरी लिपि के बनवाला को। ये टाई ब्रेकर मुझे कहीं से भी जस्टिफिकेबल नहीं लगता है। आप लोग क्या राय रखते हैं ये बताइएगा, क्योंकि एक बच्चा है जो अच्छे से कम उम्र में पढ़ लिया तो उनको क्यों नहीं सिलेक्शन किया जाए, उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दोनों क्यों है। अब किसी का नाम मान लीजिए मेरा नाम ए से है और किसी का नाम बी से है, हाँ तो मैं पहले क्यों जाऊँ, ये मुझे मेरी ही सिलेक्शन क्यों हो, उनका क्यों सिलेक्शन न हो, सेम नंबर होने के बावजूद भी नाम अलग है इसलिए। तो इसमें यहाँ कहीं ना कहीं मैं जो हूँ बीपीएससी से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। और कोई भी सहमत नहीं होगा, आप लोग भी, आप लोगों के साथ ये कंडीशन होता तो आप लोग भी क्यों, मतलब कोई जस्टिफिकेबल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम पैदा जल्दी हो गए तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मेरा नाम इस तरह से हो गया, तो यहाँ तो मुझे समझ नहीं आती। एक जो है बहुत नेगेटिव खबर है उनके लिए जो एनएमएस से किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मान्यता को समाप्त की जा गई है, ये बात यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आप समझ लिए हैं और इसमें वही ध्यान रखा गया है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है, उस बात को ध्यान रखें। तो आप लोग सारी बातें एक एक करके समझ लिए, कैसे टाई ब्रेकिंग होगा, क्या न्यूनतम अर्हता होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं एक एक करके समझाने का कोशिश किया हूँ। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि एक एक करके बातें समझें और जो है आप आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, फाइनल सिलेक्शन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर और तमाम चीज़ें नहीं आ जाती, आप क्लास नहीं कर रहे, तब तक मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद भी आप जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट होता है तो वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।